बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी नंद किसी और को पसंद करती थी। इसके बावजूद सास जबरदस्ती उसकी शादी अमीर लोगों में कर रही थी। नंद ने बारात से कुछ देर पहले मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मर जाएगी। मैं बहुत डर गई और उसे भगा दिया। जब बारात आई तो लड़के वालों ने शोर मचा दिया और कहा कि धोखेबाजी का केस दायर करेंगे। मेरे ससुराल वाले गरीब थे, डर गए और मुआफी मांगने लगे। लेकिन बदले में लड़के वालों ने ऐसी शर्त रखी कि सबके पैरों तले से जमीन निकल गई कि अब मेरी नंद की जगह वो मुझे। मेरा नाम मारिया है। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। हम दो बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम नाजिया है, जो मुझसे 5 साल बड़ी है। सबको लगता था कि इस बार बेटा ही पैदा होगा, पर मेरी पैदाइश पर मेरी अम्मा चल बसी। हम राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, जिनके रख रखाव दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ तक कि शादियों में भी बहुत से रस्मों रिवाज होते हैं जिनसे इंसान तंग आ जाता है। हमारे घर का माहौल शुरू से ही बहुत सख्त था। मेरे पैदा होने के एक दिन बाद मेरी अम्मा इस दुनिया से चल बसी। बाबा ने सीने से लगाया। ननिहाल मुझे मनहूस कहता रहा। मैं उनकी बेटी को खा गई हूं। मेरी दादी मुझे मनहूस कहकर ही पुकारती, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई थी खानदान में किसी न किसी की वफात हो रही थी। सब ने मुझे खुद से दूर कर दिया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर क्लास में टॉप किया करती थी। बाबा को मुझ पर फख्र था। वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर उन्हीं की तरह एक नामवर वकील बने। पर कभी कभी वो हार जाया करते थे, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही लड़कियों को पढ़ने दिया जाता था। सबको लगता था कि ज्यादा पढ़ने से लड़कियां खराब हो जाती हैं और उनसे फिर कोई शादी नहीं करता। पर बाबा ने किसी की भी ना सुनी और सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और हमें आगे पढ़ाते रहे। दादी कई बार बाबा को कहती कि तुम पछताओगे जो बेटियों को इतना पढ़ा रहे हो। कल को इनके बराबर के रिश्ते ना होंगे। बाबा एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। बाबा को हम पर पूरा यकीन था। वो हर तरह से हमें सपोर्ट करते, हमारा पूरा ख्याल करते। गोया उन्होंने अम्मा की कमी हमें महसूस ही ना होने दी। पर कभी कभी जो बातें हम अम्मा से कर सकते हैं वो बाप से तो नहीं। एक कसक थी दिल में जो जाती ही ना थी। मेरी पढ़ाई जोरों शोर से जारी थी। टॉप पर टॉप कर रही थी। हर क्लास में मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे जिला में टॉप किया, जिस पर बाबा फख्र से सबको बताते कि ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। मैं जैसे बाबा को खुशी से देखती और नए सिरे से मजीद मेहनत करती। दिन रात किताबों में गुम रहती। मुझे बाबा की तरह वकील बनना था। बाबा के ख्वाबों को पूरा करना था। मेरी आपी ने ग्रेजुएशन की तो बाबा ने बहुत समझाया कि आगे पढ़ लो। दादी बहुत प्यार किया करती थी नाजी आपी से, पर मुझे हमेशा खुद से दूर रखती। आपी ने पढ़ाई क्या छोड़ी, दादी शादी करने पर बसेत हो गईं। आपी घरदारी सीखने लगी। उनकी बहुत सी फ्रेंड्स थीं जो आगे पढ़ रही थीं। उन्होंने भी बहुत समझाया अपनी डिग्री पूरी कर ले, पर वो जिद पर कायम रहीं। उनकी जिद भी दादी जैसी थी। कभी कभी तो वो मुझे दादी अम्मा ही लगती, जैसे उन्हीं की रूह आप ही के अंदर हो। मुझे दिलो जान से अजीज थी अपनी बहन। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती, मेरा ख्याल रखती, मेरे लिए नित नए खाने बनाती, जिसको मैं चख कर बताती कि कौन सा ज्यादा अच्छा बना है। पर दादी हर बार आपी नाजी को मुझसे दूर रहने का कहती। हर वक्त मुझे घूरती ही रहती। मैं ज्यादा वक्त अपनी किताबों और कमरे में ही गुजारती। दोस्त मेरी कभी कोई बनी ही ना थी। मैं हमेशा अकेली ही रही थी। मुझे अब लोगों से उलझन होने लगी थी। उन्हीं दिनों दादी आपी नाजिया के लिए कई रिश्ते देखने लगी, जो एक से बढ़कर एक थे, पर सब कम पढ़े लिखे थे। कुछ तो गवार ही महसूस होते थे। एक रिश्ता दादी को और बाबा को पसंद आ गया। उन्होंने आपी से भी ना पूछा और हां कर दी। आपी से मैंने उनकी मर्जी का पूछा तो उन्होंने कहा कि औरत पैदा शादी के लिए ही होती है। हमारे घर का तो यही असूल है कि बेटियों से उनकी मर्जी और उनकी ख्वाहिश नहीं पूछी जाती, और अगर कभी कोई अपनी पसंद की ख्वाहिश कर बैठे तो समझो कि अगले दिन किसी दरिया या किसी नदी में उसकी लाश पड़ी मिलेगी। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत खौफजदा हो गई।
कि कैसे एक इंसान किसी को देखे बिना और जाने बिना शादी कर सकता है। बाबा ने आपी नाजी से बोल दिया था कि अम्मा सर पर नहीं और उनकी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए अपने जीते जी शादी कर देना चाहते हैं। पर वो रिश्ता भी मेरी वजह से टूट गया। कई रिश्ते आए, सब मुझे पसंद करके जाती। आप ही की उम्र शादी की हो चुकी थी, पर जैसे मैं सामने जाती वो मेरा रिश्ता मांग लेते। आप ही पहले तो रिश्ता ना होने पर शुक्र अदा करती, पर उनका लहजा भी मुझसे बदलने लगा था, जिसकी वजह मुझे अच्छे से पता थी। एक बार आप ही का रिश्ता तय हो गया। सब बहुत खुश थे। जैसे मैं आप ही को लेकर नीचे ड्राइंग रूम में पहुंची, लड़के की अम्मा खड़ी हो गई और मेरे हाथ में अंगूठी पहनाने लगी। मैं वहां से भाग गई, जिससे आप ही की मंगनी होते होते रह गई थी। अब तो आप ही भी मुझे मनहूस और भी पता नहीं क्या क्या कहने लगी थी। अब जब उनका कोई रिश्ता आता मैं जाती ही नहीं। दादी अम्मा बहाना बना देती कि वो कॉलेज है, या कभी किसी दोस्त की तरफ। अपनी ही सगी बहन की शादी पर भी मैं न जा सकी। अब तो खुद को कमरे में बंद रखती, गोया कि इस जहां में हूं ही नहीं। बाबा अब बीमार रहने लगे थे। दादी ने बहुत कहा था कि दूसरी शादी कर लो, पर उन्होंने उनकी एक भी ना सुनी। उन्हें लगता था कि उनकी दो फूल जैसी बेटियां दूसरी मां को कबूल ना करेंगी, और क्या पता कि आने वाली कैसी हो, वो बच्चियों को कबूल करे या नहीं। मैं बाबा के बहुत करीब थी। एक बाबा ही तो थे जो मुझसे प्यार किया करते थे। उन्होंने आज तक मुझे किसी किस्म का ताना ना दिया था, हमेशा मेरी सपोर्ट की थी। एक दिन मैं बाबा के साथ आपी के घर चली गई उनसे मिलने, जिससे आपी की शादी हुई थी। वो घर सिर्फ एक बार आई थी, और अब 2 माह बीत चुके थे शादी को। मेरा और बाबा का बहुत दिल उदास था, और फिर हम मिलने चले आए। यहां आए तो बाबा गाड़ी से सामान लेने चले गए और मुझे अंदर जाने का कहा। मैं उस घर में पहली बार आई थी। मुझे न आगे का पता था न पीछे का। न मुझे कोई जानता था, न मैं किसी को देखा था। अपनी ही सोचों में मगन थी। मैं किसी से बुरी तरह टकराई। वो जो कोई भी था एक लम्हे के लिए ठहर सा गया। मैं उसे पहले कहीं देखा था, लेकिन कहाँ देखा था मुझे ये अभी याद नहीं आ रहा था। वो शायद इसी घर में रहता था। उसने सलाम किया, पर मैं सीधा अपनी आपी का पूछा, जिस पर उसने कंधे उचका दिए और गाड़ी में बैठकर निकल गया। मैं दरवाजे में खड़ी थी जब आपी आई और मुझे और बाबा को देखकर बहुत खुश हुई और अपना पूरा घर दिखाया। वो अच्छे लोग थे, पर सख्त तबीयत के थे। हम कुछ देर बैठे रहे। न मुझ में इतनी जुर्रत थी कि जिससे टकराई उससे पूछ सकती, न मेरी आपी से इतनी दोस्ती थी। वो भी बस जल्दी जल्दी यही चाहती थी कि मैं यहां से चली जाऊं उनके शौहर के आने से पहले। मेरी खूबसूरती मेरा कसूर थी, जबकि मुझे अपना आप बहुत आम सा लगता था। आप ही गंदमी रंगत की थी, मैं गोरी चिट्टी और खूबसूरत सरापे की मालिक। आप ही को सजने संवरने का शौक था, पर जैसे मैं पास जाती उनको अपना आप फीका लगता। हमें बनाने वाला तो अल्लाह है, पर न जाने क्यों हम इंसान किसी की भी इंसान की ज़ाहरी खूबसूरती को देखकर मुतासिर होते हैं, उसके अंदर की सीरत को देखकर नहीं। कभी कभी हमें अपना आप ही हकीर लगने लगता है, और कुछ रही सही कसर दूसरे ये कहकर पूरी कर देते हैं कि तुम्हारा साया नहीं अच्छा, तुम मनहूस हो, जबकि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। मैंने कब चाहा था कि मेरी माँ दुनिया से चली जाए या दादा अब्बा को कुछ हो जाए। मैं तो हमेशा प्यार को ही तरसती रही थी, पर कभी एक बूंद भी प्यार की नसीब ना हुई। कजन्स तक ये कह देती कि हमसे दूर ही रहो, कुछ हसद में आकर और कुछ मनहूस समझकर। उन्हें लगता था कि मैं जिसके साथ होती हूं या जिससे भी दोस्ती करती हूं, उसके साथ जरूर कुछ बुरा होता है, और ये महज इत्तेफाक होता। बाबा कहते हैं कि किसी के कहने से या किसी के पैदा होने से न कोई मरता है न जीता है, पर हमारा मुआशरा ही ऐसा है कि जिसमें बस ठुकरा दिया जाता है, कोई ना कोई लक़ब देकर, जैसे कि मुझे ठुकरा दिया गया था, जिससे स्कूल और कॉलेज किसी ने दोस्ती तक नहीं की। सब दूर भाग दी। पूरे खानदान में मेरे इतने गुण, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद रिश्ता ही नहीं लेते थे। बाहर करते तो कहते कि ये मनहूस है, इंसान को खा जाती है। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं वकील बनना चाहती थी और एलएलबी में दाखिला ले लिया। सब कुछ बस अच्छा चल रहा था, और फिर वही मुझे हर रोज एक गुलाब मिलने लगा। पर मुझे लगा कि शायद कोई मजाक होगा नए स्टूडेंट्स के साथ,
फिर वक्त गुजर जाने के बाद कुछ दिन तक ये सिलसिला थम गया। यूनी में सबकी नजरें मुझ पर ही होती थीं, पर मुझे उन सब से बचना था, क्योंकि मुझे पता था कि सब अगर जान लें कि मैं क्या हूं तो मेरा मजाक बना डालेंगे। मैं हर वक्त खुद को चादर में छुपा कर रखती, और इसी दौरान मेरी मुलाकात सोनिया से हुई। वो बहुत अच्छी और कमगो लड़की थी। उसका ताल्लुक किसी दूसरे शहर से था, जहां अपने नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो बस शादी के ख्वाब देखती, किसी शहजादे के, जो बस उस पर फिदा हो, उसकी खूबसूरती के किस्से सुनाए। हर वक्त वो मेकअप से लेस होती। मैं कभी कभी मजाक में कह भी देती कि किसी दिन अपना असली चेहरा भी दिखा दो, पर वो हंसकर बात घुमा देती। मुझे बड़ी उलझन होती उसके मॉडर्न कपड़ों से, उसके मेकअप से, पर मुझे वो अजीज भी थी। आखिर को जिंदगी में पहली बार वो मेरी दोस्त बनी थी। मेरा ताल्लुक भी बहुत अच्छे खासे जमींदार घराने से था, जहां किसी चीज की कमी न थी। पर मुझे शुरू से ही सादगी पसंद थी। मेरी आंखों में ख्वाब बस कुछ करने के थे, कुछ बनने के थे, ताकि कल को मुझे कोई कमतर न समझे। हमारी अच्छी दोस्ती रही, और उसने कई बार फरमाइश की कि मेरे घर आ जाओ, लेकिन मुझे कोई एतराज न था। पर मुझे दादी की सख्ती याद आती, और अगर उसे पता चल गया मेरे बारे में तो शायद वो भी दोस्ती तोड़ दे। हमारे दिन अच्छे गुजर रहे थे, पर फूलों का सिलसिला बंद ना हुआ। कभी घर फूल, कभी यूनिवर्सिटी फूल, और कभी लाइब्रेरी में फूल। अब तो सब मेरे किरदार पर भी मशकूक हो गए थे। कुछ लड़के तो मेरा मजाक बनाते थे। वक्त का काम गुजर जाना था, सो गुजर रहा था। मुझे इसी तरह के लहजे बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी। रिमशा कभी कभी उनको मुंह तोड़ जवाब देती, पर मैं खामोश रहती। मुझे जरूरत ही महसूस ना हुई। मेरे लिए तो आम सी बात थी। मेरी डिग्री पूरी होने वाली थी। किसी ने मेरा रिश्ता भेजा। घर में एक हंगामा खड़ा हो गया। बाबा ने पूछा कि मैं किसी को पसंद करती हूं। हमारे घरों में इन चक्करों में पड़ने का मतलब मौत था। मैं सच में नहीं जानती थी। मामा की कसम खाई तो बाबा को भी यकीन हो गया, और वो पुरसुकून होकर चले गए। पर दादी ने तो मेरी नाक में दम कर दिया था, और ये बात उन्होंने फुफ्फो को और सबको कॉल करके बताई, जिससे मैं मनहूस के साथ साथ किरदार की कच्ची भी निकल गई। और अब बदनामी का टाइटल भी मेरे माथे पर सज गया था, और मेरी डिग्री भी अधूरी रह गई, और मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया गया था। अब मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। बाबा दादी की बातों में आ गए और मेरे लिए लड़का देखने लगे। मुझे घर से बाहर जाने से भी मना कर दिया गया। मैं बुरी तरह से बीमार हो गई थी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। मेरा बुखार किसी तरह कम नहीं हो रहा था, और फिर अचानक कोई मेरी खैरियत मालूम करने आया। वो वही था जो आप ही के घर में मिला था। उसका नाम हसन था। वो आपी नाजिया के मियाँ का दोस्त था, और वही मुझे फूल भेजता रहा। उसने मुझसे शादी करना चाही, पर मैं बिना जवाब दिए मुंह फेर गई और उसको जाने का कहा। वो कुछ देर खड़ा रहा और फिर चला गया, और मैंने फिर सुकून का सांस लिया कि किसी ने देख तो नहीं लिया। अभी उसे गए कुछ देर ही हुई थी तो आप ही अपनी सास के साथ तीमारदारी को आ गई, और साथ ही अपने भांजे के लिए मुझे पसंद कर गई। कुछ दिनों के बाद घर शिफ्ट हुई तो आप ही बड़ी खुश मेरे पास आई थी, और मेरा रिश्ता तय कर दिया गया, एक ऐसे शख्स के साथ जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी से न बनी थी। उसमें से एक उसका बेटा था, जो वो मुश्किल मुझसे 3-4 साल छोटा होगा। मेरे कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई। सब कह रहे थे कि तुम खुश नसीब हो, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। उसे सब कुछ मालूम है, फिर भी तुमसे शादी कर रहा है। मेरी मंगनी कर दी गई। वो शख्स एक आम सा आदमी था, और उसकी और मेरी उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। और निकाह के वक्त पता चला कि वो सब कुछ जुए में हार गया है, जिस पर एक बार फिर मेरा वही तमाशा बन गया। बाबा से बात की। बाबा ने कहा कि तुम्हें सारी उम्र घर नहीं बैठा सकता, और कौन करेगा तुमसे शादी। और उससे आगे मैं कुछ भी ना बोल सकी। कई बार मैंने सोचा कि खुदकुशी कर लूं, फिर बाबा का ख्याल आ जाता। जो भी था, उन्होंने अपनी जवानी हमारे ऊपर वारी थी। दादी के बार बार धमकियों में आकर भी उन्होंने शादी ना की थी, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सबको यही फिक्र थी कि मेरी शादी पता नहीं होगी भी या नहीं। मेरा किरदार तक गिरा दिया गया था।
मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और आखिर मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। और इस दौरान मेरी दादी बीमार रहने लगी। 2 हफ्ते बीमार रहने के बाद वो भी इस दुनिया से चल बसी। दादी का 40वां होते ही बाबा ने मेरी शादी की तारीख रख दी और यूं एक अच्छे घर से निकलकर एक गरीब खानदान और लालची खानदान की बहू बन गई। मेरे घर में दाखिल होते ही सास नंद जेवर पकड़कर देखती रहीं और मेरा सामान, बैग्स सब उनके हवाले था। मैं चुप थी। ये शादी कहाँ, ये तो एक खुदकुशी थी। मेरा शौहर जिसका नाम इरफान था वो मुझे दुल्हन बने दरवाजे पर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला गया था। अभी रस्में हो रही थीं और खबर मिली कि दोस्तों के साथ शिकार पर जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया है। घर में एक बैन था। कोई मेरे नसीब को रोए। आपी पटर पटर मेरी तरफ देख रही थी। उस दिन मुझे भी एहसास हो गया था कि मैं क्या हूं। बाबा और आपी चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि अपनी बेटी को ले जाएं, पर बाबा कुछ भी ना बोले। इतने में मेरी सास बोली कि हमारे यहाँ बेवा को ससुराल छोड़कर जाने की इजाजत नहीं, जिस पर मेरे मेके वाले चुप होकर चले गए। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, 24 साल की, जिसको हर बर से ठुकरा दिया गया था। मेरी सास और नंद लालची थे, उन्हें बस खाने को चाहिए था। मेरे जेवर और मेरे सामान पर कब्जा किए बैठी थी। सारा दिन मैं नौकरों की तरह घर के काम किया करती। एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने में मुझे मुंतकिल कर दिया गया था। रात के पिछले पहर में अपनी नंद ज़हरा को किसी लड़के के साथ बातें करते देखा। उसकी अम्मा अब्बा न जाने कहाँ थे, जो अपनी बेटी पर नजर नहीं पड़ रही थी। मेरा दिल कांप उठा। वो उस लड़के के गले लगी हुई थी। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। उस दिन पहली बार मुझे हसन का ख्याल आया। काश वो रिश्ता भेज देता और मैं उसको हाँ कर देती। बाबा ने भी मुझे एक कुएं में फेंक दिया था। सोचते सोचते ना जाने कब आंख लग गई। हर दिन यूं ही गुजरता रहा। मेरी शादी को 6 माह बीत चुके थे। मैं एक बार भी मेके ना जा सकी। मेरी सास जानवर जैसा सलूक करती। हर बार कहती कि मैं उनके बेटे को खा गई। मैं जाऊं और अपने बाप से पैसे लेकर आऊं। कभी कहती कि अपना हिस्सा ले लो अपने बाप से। उन्हें यही था कि मैं ऐसे बाप से मांगती रहूं और उनकी बेटी को मेरा जहेज देकर रुखसत कर दें। फिर उनकी खिदमत को भी कोई मौजूद होना चाहिए, जो सारी उम्र उनकी खिदमत करता रहे, क्योंकि उन्होंने कौन सा कभी मरना था। मेरे ससुर का होना ना होना एक बराबर था। उनका एक और बेटा भी था, जो बैरून मुल्क होता था। उसने वहीं शादी कर रखी थी और घराने की वो कभी बात ही ना करता था, न कभी उनको अपने पास बुलाता था। मेरे शौहर का बेटा अपनी माँ के पास जा चुका था। उसे कोफ्त होती थी इन जाहिलों के दरमियान रहते हुए। कुछ दिन के बाद मेरे ससुर के दोस्त एक बहुत अच्छे खानदान के घर से रिश्ता मेरी नंद के लिए लेकर आए। उन्हें हमारे घर से और जहेज से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें बस रिश्ता चाहिए था। और कुछ दिन सोच विचार के बाद उन लोगों को इनवाइट कर लिया गया। मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया। मैं कमरे से बाहर ना निकलूं। मैं चुपचाप कमरे में ही रही। कुछ देर वो लोग बैठे रहे और उनके जाते ही ज़हरा मेरी नंद, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं जानती थी कि ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं। वो ये रिश्ता नहीं करना चाहती थी। वो तो किसी और को पसंद करती थी। मेरी सास ने लाख समझाया उसे, लाख मिन्नतें की कि इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। पर उसे शादी एक दुकानदार जो उन्हीं के मोहल्ले का लड़का शफीक था, उसी से करनी थी। मेरी नंद बहुत ज्यादा मुंहफट और गुरूर वाली थी। मेरा उनकी चीखने चिल्लाने की वजह से दम घुटने लगा। मैं हर रोज दुआ मांगती कि अल्लाह मुझे यहां से आजादी दिला दे, ये मुझे मौत दे दे। हर रोज यूं ही रोते हुए गुजर जाता था। मेरी सास ने एक साथ 3-4 थप्पड़ मेरी नंद को जड़ दिए, क्योंकि वो लोग पैसे वाले थे, जिसे मेरी सास सारी उम्र बैठकर खा सकती थी। मेरी सास ने मेरी नंद को मेरे कमरे में फेंका और कहा कि मैं उसको समझाऊं। मेरी नंद कितनी ही देर रोती रही। मैं उसको दिलासा देती रही। उस दिन मुझे उस पर तरस आया था। उसने कहा कि वो घर से भाग जाएगी, किसी सूरत शादी ना करेगी। उस दिन मेरी नंद का किया हर जुल्म मुझे भूल गया। मेरा दिल ही ऐसा था कि किसी की भी तकलीफ मुझे अपनी लगती। मैं उसको समझाती रही, वो समझने को तैयार ही ना थी। उठी और अपने कमरे में चली गई। लड़के वाले कई बार आए, मेरी नंद मिलने से इनकार कर देती। मेरी सास 100 तरह के बहाने बनाती। इन लोगों को भी अब शक होने लगा
वो लोग अजीब नजरों से देखते। और इस दौरान मेरा सामना मेरी नंद की सास से हुआ। उसने मुझे देखा तो मुझे अपने गले लगा लिया। मैं कुछ समझ ही ना पाई। उसने माथा चूमा और चली गई। मुझे लगा कि वो गलत समझ गई है, मुझे ज़हरा समझ लिया है। फिर ख्याल आया कि ज़हरा को तो वो खुद अंगूठी पहना कर गई थी। हर रात मुझे वो लम्स सोने ही ना देता। मुझे माँ जैसी ममता महसूस हुई। मैं दिन ब दिन उस लम्स को मिस करने लगी, ये जाने बिना कि आगे जो होगा वो सबको हिला कर रख देगा। शादी की तैयारियां जारी थीं। मेरे सारे जेवर और चीजों को फैला कर रखा हुआ था। मेरी सास सबको दिखा रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, और दूसरी तरफ मेरी नंद भागने के मंसूबे बना रही थी। उसने सारा जेवर और कपड़े अपने कमरे में मंगवा लिए। मैं सब जानती थी, पर मुझे रहना था। वो किसी से प्यार करती थी। वो क्या कर रही थी मुझे कोई लेना देना नहीं था। मेरी जरा सी आवाज मुझे इस घर से बाहर कर देती। मेहंदी की रात आ पहुंची। मेरी नंद मेरे पास आई और मुझसे मदद मांगती रही, पर इस काम में मैं उसकी कोई मदद ना कर सकी। जिस पर उसने एक ऐसी बात बताई कि जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो शफीक के बच्चे की मां बनने वाली है, कैसे किसी और से शादी कर सकती है। मेहंदी की रात गुजर गई और सुबह बारात की तैयारियां शुरू थीं। 2 बजे बारात आनी थी और सब तैयार हो रहे थे। मेरी नंद को पार्लर जाना था, जिस पर हमारे दरमियान यह तय हुआ था कि उसे वहीं से शफीक के साथ भाग जाना है। उसने सब जेवर अपने पास रखा हुआ था, जिससे मैं उसे अपनी मां का दिया हार वापस मांग लिया। उसने फौरन मुझे दे दिया। मैं इस बात पर भी उसकी शुक्रगुजार थी। मुझे यही लग रहा था कि मैं ठीक कर रही हूं, क्योंकि ऐसे 3 लोगों की जिंदगियां खराब होने से बच जाएंगी। और मेरी नंद, वो किसी और को पसंद करती थी। इसके बावजूद सास उसकी जबरदस्ती अमीर लोगों में शादी कर रही थी। नंद ने बारात से कुछ देर पहले मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने उसकी मदद ना की तो वो मर जाएगी। मैं बहुत डर गई और उसे भगा दिया। जब बारात आई तो सबने दुल्हन लाने का बोला। मैं तो बारात देख भी ना सकी, बहाने से किचन में ही रही। और इतने में लड़के वालों ने शोर मचा दिया और कहा कि धोखेबाजी का केस दायर करेंगे। मेरे ससुराल वाले गरीब थे, डर गए और मुआफी मांगने लगे। लेकिन बदले में लड़के वालों ने एक ऐसी शर्त रखी कि सबके पैरों तले से जमीन निकल गई, कि अब मेरी नंद की जगह वो मुझे ब्याह कर ले जाना चाहते थे। सब कुछ जैसे सांप ही सूंघ गया था। सब में चमकुइयां शुरू थीं। पुलिस भी आ पहुंची और मेरे सास ससुर और उनके खानदान वालों ने डर के मारे उनके आगे हथियार डाल दिए और मेरे आगे झोली फैला दी। मेरे बाबा, मेरा अपना खानदान इस शादी पर मौजूद था। सब ही एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे तैयार किया गया। 8 माह बाद मैं फिर से सुर्ख लिबास पहना और चूड़ियां पहनाई गईं। मेरी सास एक कोने में बैठी रो रही थी और अपनी बेटी को बद्दुआएं दे रही थीं। मेरे खानदान से कुछ औरतें बारात से आई औरतों को मेरे बारे में बताने लगीं। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। लड़के की मां हंसती रही। वो तो ऐसे खुश थी कि जैसे अपनी मनपसंद दुल्हन लेकर जा रही हूं। लड़के की बहन खुशी से मुझे देखती रही और मुझे तैयार किया, और कुछ लम्हों में ही मेरा निकाह कर दिया गया। मुझे फिर से अपने नसीब से गिला रहा। दिल ही दिल में अल्लाह से गिले शिकवे कर रही थी, ये सोचे बिना कि वो जो अब मुझे देने जा रहा है उसकी तो मेरी औकात ही नहीं। मेरी रुखसती का वक्त करीब आ गया तो बाबा मुझे गले लगाए रो रहे थे और मुआफी मांग रहे थे। मैं एक बुत बनी हुई थी, जिसे कुछ भी महसूस ना हो रहा था। कब मेरी रुखसती हुई और कब रस्में पूरी हुई, कब मुझे कमरे में लाकर बिठाया गया। सब बहुत खुश थे। मेरी नंद नोशी बहुत बातूनी थी। वो क्या क्या बोल रही थी मुझे तो कुछ भी सुनाई ना दे रहा था। मैं आने वाले वक्त से डर रही थी। सब कहते कि मैं जिस घर में जाती वहां कुछ न कुछ जरूर होता था। मैं दुनिया की बदनसीब लड़की थी जो बेआवाज आंसुओं से रो रही थी। नोशी चली गई। कुछ ही देर के बाद कमरे पर दस्तक हुई और दुल्हा, जिसे मैंने देखा नहीं था, वो कमरे में मौजूद था। उसने मुझे सलाम किया। मुझे तो कुछ भी सुनाई ना दे रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया तो मुझे जीने का एहसास हुआ। जैसे ही नजर सामने पड़ी तो मैं कुछ भी ना बोल सकी, ना नजर झुका सकी, क्योंकि वो कोई और नहीं, हसन था। उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू किया कि कब देखा और कब से चाहने लगा, और उसने रिश्ता भी भेजा था जिस पर घर में एक हंगामा हुआ था। मैं उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। हमारी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। अल्लाह ने एक
चांद सा बेटा दिया है। मेरे सास और ससुर ने मुझे माँ बाप बनकर दिखाया। हसन का घराना बहुत सुलझा हुआ और मोहब्बत करने वाला है। और मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। अब मेरी डिग्री मुकम्मल होने को है। मेरी सास मेरी माँ जैसी निकली। मुझे कोई भी काम करने ना देती। उन्होंने मुझे पहचान लिया था। उस दिन घर आकर बताया, जिससे उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता था। पर किस्मत बहुत कुछ करवा ही देती है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।